देखिएगा, हमारा जो ये चैप्टर था इसमें मोलरता और मोलरता में अंतर बाकी रह गया था, है ना। और एक प्रश्न हमारा इधर भी बाकी रह गया था, वो भी हम आज आपको हिमांक अवनमन वाला भी हमारा बाकी था। ये दोनों प्रश्न हम आपको करा देंगे। चलिए ना, तो करते हैं भैया। मोलरता, है ना, और मोलरता में अंतर हमें करना है। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, इसमें अंतर हमें करना है। ठीक है, देखिएगा भाग नंबर 1, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या लिखो। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपके पास विलियन है और विलियन की मात्रा कितनी है, 1 लीटर। 1 लीटर का विलियन है, उसमें विलायक भी है और विलेय भी है। तो यहाँ पे विलायक को प्राथमिकता नहीं दी गई है, यहाँ विलेय की बात की गई है। जो विलेय पदार्थ है उसके 1 मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, कि कितने मोल, उसमें कितने ग्राम अणु पदार्थ मिला हुआ है, ये उसके मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। और इसमें देखिएगा आप, इसका पॉइंट क्या कहता है, किसी विलयन के प्रति 1000 ग्राम, किसी विलयन के 1000 ग्राम, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखिएगा भैया, अब इसमें देखिएगा और इसमें क्या अंतर है। इसमें जो विलयन है वो 1 लीटर है और उसमें जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसके मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें क्या है कि जो विलयन है, विलयन आपका कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे उसमें जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए विलायक। अगर उसमें पानी विलायक है तो पानी की मात्रा 1000 ग्राम होना चाहिए। में 1000 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलयन की मात्रा कितनी, 1 लीटर। यहाँ विलयन की मात्रा नहीं, यहाँ विलायक की मात्रा 1000 ग्राम होना चाहिए। ये इसमें मुख्य अंतर है। चलिएगा नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 में इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल एम से
दर्शाते हैं, ठीक है, और इसको स्मॉल एन एम से दर्शाते हैं, ठीक है ना, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। नंबर 3, यह ताप क्रम पर निर्भर करती है, यह ताप क्रम पर निर्भर करती है और यह ताप क्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी कि ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, यह ताप क्रम पर निर्भर नहीं करती, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। और चौथा है आपका, चौथा है भैया इसमें विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें विलायक का कोई महत्व नहीं होता है, विलायक की मात्रा से इसमें कोई हमें लेना देना नहीं है, यानी कि लिखो इसमें विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है। और इसमें विलयन के आयतन का, देखो इसमें विलायक के भार का महत्व है, यहाँ पे विलायक का वजन कितना है 1000 ग्राम, इसमें तो उसका महत्व है, और इसमें आयतन का महत्व है विलयन के आयतन का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चौथा, इसमें विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता है। 4 मुख्य अंतर मैंने आपको लिखा है ना। और चाहो तो 5वां भी लिख लो आप। 5वां अंतर ये होगा कि भैया जो मोलरता है, मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है, विलयन का जो आयतन है उस पे विचार किया जाता है। यहाँ लिख दो आप चाहो तो, मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है। मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार किया जाता है और इसमें विलायक के द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। यहाँ पे लिख दो आप, इसमें विलायक के द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। ये मुख्य अंतर मैंने आपको लिखा दिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वो भी हम आपको करा देते हैं और इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये रह गया था आपका, क्या है, हिमांक अवनमन क्या है। प्रश्न लिखो आप, हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन क्या है, इसका विलय के आणविक द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित कीजिए।
इसका विलय के आणविक द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करो। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या है। अवनमन का मतलब होता है कम होना। हिमांक ही मैंने आप जानते हैं बर्फ, है ना, ही मैंने बर्फ, अंक यानी उसका जो पाठ्यक्रम है कि भाई इतने डिग्री पे, अंक यानी वो मान, अंक यानी वह मान कि भाई कितने डिग्री पे कोई पदार्थ बर्फ बनता है या जम जाता है, वो हिमांक कहलाता है। वह अंक या वह तापक्रम हिमांक कहलाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन मतलब कि किसी पदार्थ का जो हिमांक का जो बिंदु होता है, अंक होता है या तापक्रम होता है, उसको गिरा देना, है ना, उसको कम कर देना, है ना, उसको कम कर देना, हिमांक अवनमन कहलाता है। जैसे जो कुल्फी वाले होते हैं ना, जो कुल्फी जमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना, पानी का जो हिमांक बिंदु होता है उसको कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, अशुद्धि डाल देते हैं। अशुद्धि कौन सी, जैसे कि उसमें नमक डाल देते हैं, है ना। नमक डालने से क्या होगा, जल्दी बर्फ जमेगा, है ना, उससे वो जल्दी जमता है, क्योंकि अशुद्धि से क्या होता है कि उसका हिमांक का अवनमन हो जाता है जल का। तो किसी विलायक में, लिखो, किसी विलायक में, किसी विलायक, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर अब उसमें हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे कि हमने नमक मिलाया पानी के अंदर, है ना, मिलाने पर क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है ना। अब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण हिमांक के ताप में कमी आ जाती है, जिसके कारण हिमांक के ताप में कमी आ जाती है। अब हिमांक के ताप में कमी आ जाती है, ठीक है ना, यानी कि बर्फ बड़ी सहजता और सरलता से बन जाता है ना। हिमांक, विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर, विलायक और विलय, विलायक और विलय के, विलायक और विलयन के हिमांकों, विलायक और विलयन, विलयन के हिमांकों का अंतर, इनमें जो अंतर होता है वही आपका हिमांक अवनमन कहलाता है। अंतर हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन जिसे हम डेल्टा टी एफ, एफ है ना, फ्रीज होना मतलब जमना, कहलाता है, ये मैंने आपको हिमांक अवनमन की डेफिनेशन बताई कि किसी विलायक में अगर अवाष्पशील पदार्थ अगर उसमें मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे हिमांक के ताप में कमी आ जाती है, अर्थात जल्दी बर्फ जमने लगती है। और विलायक और विलयन के हिमांक का जो बिंदु होता है उसमें जितना ज़्यादा अंतर होगा वही अंतर हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ कहलाता है, ठीक है ना। इसको हमने परिभाषित किया भैया। अब इसके लिए
हमें इसमें दिया हुआ है कि विलय के आणविक द्रव्यमान, यानी कि कोई विलयन है, उस विलयन में कोई विलय पदार्थ जो आपका अवाष्पशील विलय पदार्थ है उसका आणविक द्रव्यमान के साथ हमें इसमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिएगा, लिखिएगा अब आप इसमें कि किसी अवाष्पशील विलय के लिए विलयन, लिखो यहाँ पे, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन के लिए ये सूत्र है आपका डेल टी एफ, हिमांक में अवनमन कितना होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम आणविक द्रव्यमान है, जहाँ पर एम क्या है आपका आणविक द्रव्यमान है। ये समीकरण 1 हो गई आपकी, ठीक है ना। अब माना कि अब आपका जो विलयन है ना, उसमें विलायक भी है, तो भैया आपका जो विलायक है वो WV ग्राम अवाष्पशील विलय, यहाँ लिखिए आप WB ग्राम अवाष्पशील विलय WA ग्राम विलायक में घुला हुआ है। यानी कि जो विलय पदार्थ है उसका जो WB ग्राम है और उसमें विलायक की मात्रा WA ग्राम है। इस प्रकार का हमारे पास एक विलयन है और विलय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान MB, विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होगा हमारा, MB ग्राम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मोललता की परिभाषा लगेगी आपकी। मोललता की परिभाषा क्या कहती है, अभी हमने देखा ही था, है ना, उसमें 1000 ग्राम की बात हो रही थी ना, कि भाई 1000 ग्राम का जो विलायक है ना, उसमें विलय के मोलों की संख्या, यहाँ लिखिए विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, या सूत्र लिखेंगे अपन। सूत्र में आ जाएगा आपका विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या गुणित 1000 ग्राम, है ना, फिर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M। विलय के मोलों की संख्या कितनी हुई है, विलय के मोलों की संख्या MB कितनी है, विलय के मोलों की संख्या ना, तो विलय के मोलों की संख्या, हाँ, WB है ना, और WB ये तो इसका ग्राम है ना, ग्राम अवाष्पशील, इतने ग्राम का हमारे पास क्या है, विलय पदार्थ है, ठीक है ना। अब उसमें कितना आणविक द्रव्यमान किसका, विलय का MB है ना, तो WB बटे MB है ना, हाँ ठीक, WB बटे MB, ये इसका मोलों की संख्या आ जाएगी, गुणित में 1000 और बटे में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हमारा कितना है, WA। देखो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि जो विलय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो हो जाता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या, है ना। तो WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। अब हम क्या करेंगे भैया, इसका
देखिएगा आगे, कैपिटल स्मॉल एम है ना, उलट गुणित होगा इसका तो एम भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो लिखो डब्ल्यू बी गुणित 1000 एम बी गुणित डब्ल्यू ए, ये तो नीचे आएगा, नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब ये हमने किसका मान निकाला, एम का मान निकाला। अब इस एम के मान को हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब एम का मान हम किस में रखेंगे, एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक क्या थी आपकी, बोलो तो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम है ना, और एम की जगह इंटू एम है ना, और एम की जगह क्या है ये डब्ल्यू, चाहो तो कोष्टक लगाओ तो डायरेक्ट लिख दो आप, तो डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। एम की जगह एम का मान आ गया, एम की जगह हमने एम का मान रख दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान इसमें कितना है, हमने किसको माना था, आणविक द्रव्यमान विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हमने एम बी को माना था। देखो उसमें लिखा है कि विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या है, एम बी है, और एम बी का मान हमें निकालना है। तो एम बी का मान निकालना है तो एम बी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये उठ के इसकी जगह आ जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगली स्टेप हो जाएगा एम बी बराबर के एफ गुणित में 1000 और नीचे डेल टी एफ गुणित डब्ल्यू ए। और इस प्रकार से हमने इसका सूत्र बना लिया, निकाल लिया कि वही जो विलेय पदार्थ है, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, उसका आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र एम बी बराबर ये होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो छूट रहा था, तो मैंने इसको भी आपको करा दिया। अब इसके बाद में आपका नया चैप्टर शुरू होता है इकाई 2।